This is a question number 22 that I am writing over here. The metal that forms nitride by reacting directly with the nitrogen of air is A is rubidium, B is potassium, C is cesium, and D is lithium. Very easy question and completely NCERT based question. मतलब बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा. Easy question comparatively. दो आंसर मेरे पास आके हैं. 2 answers I have received. काव्या करेक्ट है बेटा, कौशिक करेक्ट, मानसी करेक्ट, कोमल करेक्ट. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग. हमारे पास साइज कंपैटिबिलिटी, साइज सिमिलर होना बहुत मैटर करता है. एक और आंसर आया है प्रकुल. ठीक है, लिथियम प्लस होता है और 15 में से नाइट्रोजन है, तो ये नाइट होता है. पहले तो याद रखना है. ठीक है, एन के ऊपर रेजाइड होता है, बाइंड करता है, तो Li3 और N बनेगा. दिस इज कॉल्ड एज अ लिथियम नाइट्राइड. सही फ्रेंड्स. ठीक है, अच्छा लैग कर रही है, वो एक आधे मिनट में स्टेबल हो जाएगी बेटा. दिस इज कॉल्ड एज अ लिथियम नाइट्राइड पहले तो. अब एल्कली मेटल का एक आयन लिथियम नाइट्राइड बना देता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली आपका छोटा आयन है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इसने कंबाइन कर दिया. अब लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है, कौन बताएगा? लिथियम का पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? देखो, डायगोनल रिलेशनशिप ना लिखना बहुत आसान है. ये 3 होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. इसके पैरेलल का एलिमेंट लिख लो. पैरेलल वाला एलिमेंट बेरिलियम. अब बेरिलियम के एक स्टेप डाउन मैग्नीशियम, तो ये होता है इसका डायगोनल रिलेशनशिप. यानी कि किसी भी एलिमेंट के पैरेलल एलिमेंट के साथ 1 स्टेप डाउन, मतलब नेक्स्ट वाली लाइन में 1 स्टेप डाउन. तो लिथियम एंड मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टी है ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप, के दोनों नाइट्राइड बनाते हैं. मान लो कि ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में उसने लिथियम दिया हुआ है, क्योंकि ये सारी एल्कली मेटल की बात हो रही थी. किसी और पेपर में वो सेकंड ग्रुप की बात करते तो भी आपको पता होना चाहिए, पर मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला अलग होगा. Mg2+ और N3 नेगेटिव, तो इसका बनेगा Mg3N2. मैग्नीशियम नाइट्राइड, दैट वुड बी द आंसर. इज इट क्लियर बेटा? यस मैम. तो 5-6 बच्चों ने आंसर दिया, जो एक आधा बच्चा रह गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेगा. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज द करेक्ट sequence of amino acids present in tripeptide given below is Ami, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है.
भाई इस वाले क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द पॉलीमर चैप्टर। आपकी एनसीईआरटी में पॉलीमर्स का एक टेबल बना हुआ है। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, नॉट पॉलीमर सॉरी, प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड से बनते हैं। और उनमें तो ये बातें बच्चा पता होनी चाहिए। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, जैसे आप ग्लाइसिन लिखो, CHNH2 एंड COOH। देखो इसमें एमीन ग्रुप भी है और इसमें एसिड ग्रुप भी है, एक R है और एक H है। तो ये जो आपका R है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनता है। अब यहाँ से CaOH हो गया और किसी एक और का, दूसरे अमीनो एसिड का H यहाँ से, तो H और OH यहाँ से रिमूव होके ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, C डबल बॉन्ड NH। ये जो लिंकेज यहाँ पे बनती ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये देखो NH और C डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है। तो प्रोटीन का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो इसमें देखो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, फर्स्ट वाले कंपाउंड में आपके पास यहाँ पे तो CH हो गया, यहाँ पे भी CH होगा, Me और CH के ये वाला R ग्रुप हो गया। तो अगर ये वाला R ग्रुप होता है तो आपके पास ये वैलिन होता है, VALIN। उसके बाद सेकंड वाले में आपके पास सीरीन है, CH2OH जहां होता है ना, तो वो सीरीन होता है। थर्ड वाला जो है थ्रोनिन होता है, अगर आपके पास फिर से ये वाला प्रेजेंट है, और यहाँ ये वाला CH, Me और OH प्रेजेंट है, ये R ग्रुप है, तो थ्रियोनिन। तो इस हिसाब से सीक्वेंस से आपके पास पहले लाना चाहिए, फिर उसके बाद SCRC, ये बन पड़ता है जिसमें D होता है आंसर फ्रेंड्स, जिसमें, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपको अल्फा अमीनो एसिड्स के R ग्रुप के नाम पता है, जैसे अगर R है MECHME तो वैलिन, अगर R है CH2OH तो सीरिन, अगर R है CHMeOH तो थ्रियोनिन। बाकी सारा ग्रुप सेम है, मतलब एक NH2 होगा, एक COH होगा, एक H होगा, बस R के डिफरेंट होने से अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस लगने का अलग हो जाएगा, तो प्रोटीन आपके पास अलग बनेगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज C and that is completely your learning question. Now the question number 24. A solution contain 62 gram of ethylene glycol in 250 gram of water is cooled up to -10 degrees centigrade. If Kf for the water is 1.86 Kelvin kilogram per mole, then amount of the water separated as ice is 32, 48, 64 and 16. Do it.
हाँ जी, वेदर यू आर सॉल्विंग बेटा? Yes, ma'am. ओके। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है बेटा? वन आंसर आई गॉट एंड दैट इज फ्रॉम द प्रकुल। प्रकुल, फिर तो इसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। आ रहा है, एक आ रहा है। चलिए गुड, ठीक है। रेस्ट। टाइम लग रहा है अभी, है ना? Should I have to wait? What happened, Kavya? Done or not? मैम समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। A solution contains 62 gram of ethylene glycol in 250 gram of water. पहले तो ये बताओ 62 gram of ethylene glycol क्या दिया हुआ है? Given weight of solute in 250 gram of water, ये क्या दिया हुआ है? Weight of solvent. Solution is cooled up to minus of 10 degree centigrade. Minus of 10 degree centigrade तक आपने उसको ठंडा किया. If kf for the water is this kilogram per mole, तो kf दे रखा है 1.86 किलोग्राम पर मोल. Then the amount of the water separated as ice is. अच्छा, तो आपको इतना तो पता है कि अगर सॉल्वेंट वाटर है तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है प्योर सॉल्वेंट का? फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको तुम 273 केल्विन भी लिख सकते हो. अब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है? अगर वो बोल दे कि इसको इतना कूल किया गया इथिलीन ग्लाइकोल डाल के, उसका बिल्कुल वही मतलब है जो मीनिंग होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना आया. ठीक है ना? अब माइनस ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपको समझ में आ रहा है कि ये इतना ठंडा कर दिया. ये इथिलीन ग्लाइकोल डालने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री आना चाहिए था वो ये आया.
तो तुम जो डेल्टा TF कैलकुलेट करोगे वो किसका डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन का, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इससे, तो ये आ जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, अब बाकी आपको करनी है इसकी कैलकुलेशन। अब इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला कितने बच्चों को क्लास में आता है भाई? हाउ मेनी ऑफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल? CH2OH एंड CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोल। अब जब ग्लाइकोल इज नॉट दैट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप प्लस माइनस करके आयन में दो लगा दो, इसलिए इसको जस्ट टेक इट लाइक I इज इक्वल टू 1, इसमें 1 टॉप फैक्टर 1 नहीं लेंगे आप। अगर इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे और ऑक्सीजन में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, अगर ON ने कुछ ऐसा दिया होता या कोई ऐसी चीज होती जो आपको सॉल्ट जैसी लगती, फिर आपको उसको डिसोसिएट करना होता है। बाकी तो आप इक्वेशन लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है ना, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M की क्या वैल्यू थी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स बन गए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड रेस्ट इज 1000। ठीक है, अब डाटा फिल करते हैं, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वहां पे सब्स्टिट्यूट करके +10 ही लिखेंगे इसको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में किससे किसका फ्रीजिंग पॉइंट डाइल्यूट हुआ, उसी को लेते हो ना आप। याद है ग्राफ के, भूल गए सॉल्यूशन का? यस मैम। याद है तो उसके हिसाब से देखते होगे कि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का जितना है उससे डिप्रेशन हो गया इसका, सॉल्यूशन का कम हो गया, किससे, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ये आपका 10 आ गया, माइनस तो वैसे भी नहीं रखते तुम क्योंकि कोई ऑप्शन माइनस में था नहीं, तो ये आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इज इक्वल टू KF की वैल्यू शायद क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी देगी, 1.86, वो वैसे भी इतनी होती है, तो 1.86 आ गया। वेट ऑफ द सोल्यूट कितना दिया हुआ है भाई, 62, और सॉल्वेंट का दिया हुआ है 250, तो ये 62 हो गया। सॉल्वेंट का ये 62 दिया हुआ था। बाकी मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, molecular weight of solute, what is the solute over here? इथिलीन ग्लाइकोल, एक बार इसका कैलकुलेट करके देखना कितना मोलिकुलर वेट आता है, गो एंड कैलकुलेट इट। करो देखो कितना आता है जल्दी। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 और 16 कितना हो गया, 32, 32 और 4 और 2 6, 36। ठीक है, और बाकी हो गया 24, उसका 62। अरे हैव यू कैलकुलेटेड और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो 62 ये आ गया। अब 1000, अब एक चीज और इसमें थोड़ी ध्यान से देखने वाली थी। उसने क्वेश्चन में बोला है अ सॉल्यूशन कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ इथनिल ग्लाइकोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज, एग्जैक्ट वर्डिंग में दिया था, इफ लिखा हुआ ना, इज कूल्ड अप टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक सोल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल को डाला हुआ है 250 ग्राम वाटर में, और जिसको हमने कूल कर दिया है अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, माइनस में। ठीक है जी, चलिए, अब KF हो गया, WB हो गया, MB हो गया, एंड व्हाट अबाउट द WA? हाँ जी, WA इस क्वेश्चन में से पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, WA हमने जो कैलकुलेट किया वो 186 ग्राम आया। इसका मतलब है जो वाटर इसमें प्रेजेंट था वो 186 ग्राम ये था, वाटर सॉल्यूशन, मतलब वाटर प्लस जो आपका ग्लाइकोल था, है ना। - 186 ग्राम। अब देखो उसने तो क्वेश्चन में 250 ग्राम दिया हुआ था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में आइस का कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा और वाटर का कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा। जब उसने सॉल्यूशन बनाया तो वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब बना तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर से, यू कैन से वाटर को फ्रीज हो जाना चाहिए। वो अलग बात है कि वो 0 डिग्री पे फ्रीज ना हो तो 10 डिग्री, तो उस केस में जो 250 ग्राम दिया हुआ है ना उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, उसमें आइस भी
प्रेजेंट है और उसमें आपका वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये आपका था WA एज अ वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। तो यानी कि जो अभी तुम्हारा WA टोटल रहा होगा कहीं ना कहीं, वो WA रहा होगा लिक्विड वाटर का, प्लस WA रहा होगा इसमें सॉलिड आइस का, ठीक है। अब टोटल 250 ग्राम उसने कहा था, और उसमें से लिक्विड वाटर आपका आ गया 186। तो इसका मतलब है उसमें से तुमने सॉलिड आइस कितनी रखी होगी? तो दिस इज 250 माइनस 186, दिस इज 64 ग्राम। तो ये 64 ग्राम तुम्हारा सॉलिड आइस है। सॉलिड आइस मतलब है तुम्हारा ये भी सॉल्वेंट ही है WA, पर ये सॉलिड वाला है, ये तुम्हारा WA लिक्विड वाला सॉल्वेंट, ठीक है। अदरवाइज तो फिर क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट करने वाला होता है, पता करने को नहीं बोला, उसने बोला है कि इफ द KF फॉर द वाटर इतना है देन द अमाउंट ऑफ द वाटर सेपरेटेड एज अ आइस इज, ठीक है ना, कितना वाटर एज अ आइस सेपरेट हो जाएगा। तो एज अ आइस सेपरेट होने के लिए जो आपको कैलकुलेशन में से आएगा जिसका आप सॉल्यूशन बनाओगे वो प्योर वाटर है, और फिर टोटल में से उसको माइनस कर देना है। कौशिक लेट मी चेक, यस कौशिक करेक्ट है। 64 ही आया क्या आंसर? यस करेक्ट, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 25, the major product formed in the following reaction is, सोचिए क्या हो सकता है। जो चैप्टर पढ़ रहे हो दैनिक का उसी का क्वेश्चन है, कर लिया है तुमने। चलिए बेटा गो फॉर इट। काव्या एक बार दोबारा से चेक कर बेटा।
Prince, you too. Yes, कोमल. पहले तो बताना मुझे जरा ये कौन सा रिएक्शन है, what reaction it is. हाँ जी, कौन सा रिएक्शन है ये? Anybody in the class, क्या हो गया? एल्डोल. कैसे पता तुम्हें? मैम अल्फा हाइड्रोजन है और मतलब बेसिक मीडियम आपके. अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड है और बेसिक मीडियम है. तो एक एल्डिहाइड दिया हुआ है और दूसरा कीटोन दिया हुआ है, तो कौन रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है? व्हाट डू यू थिंक? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड रिएक्टिव होता है. तो अब कैसे किया होगा तुम लोगों ने? कुछ बच्चों ने तो इसको ऐसे, इसको मैं ऐसा लिख लेती हूँ, C6 है ना, इजी रहेगा. पहला तो था तुम्हारा CH3, CH3 CHO, फिर कीटोन में एक दिस. तो एक हो गया तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H. दूसरा तुम्हारा आ गया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C6H5, है ना. तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है. तो पहले तो तुम्हारी बात मानते हैं क्योंकि तुमने कहा है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्डिहाइड में से एनोलेट फॉर्मेशन करो, देखो किसका एनोलेट ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है. तो अगर इसका एनोलेट बनाते हैं ऐसे, एनोलेट कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनाते हो. CH2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव, और C डबल बॉन्ड O एंड H. अगर इसका तुम एनोलेट बनाते हो तो कैसे बनाओगे? तो दिस, so that will give us CH2 negative, H plus, C double bond O and this benzene ring. ठीक है, तो देखना जरा, इसको स्टेबलाइज करोगे तुम इससे, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड H. ठीक है, इसको तुम करोगे ऐसे और ऐसे, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड दिस. तो अगर ये ऐसे बनता है तो देयर आर द चांसेस कि इसके साथ कुछ डीलोकलाइजेशन हो. कैसे होगा इसके साथ कुछ डीलोकलाइजेशन? मींस जो मैंने इधर से दिया है तो ऐसा भी तो कुछ हो सकता था ना. और लिख देती हूँ इसको, यस और नो? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, ऐसे हो सकता है. चलो इसके लिए पहले इसको मानते हैं ऐसे. अगर तुमने ये एनोलेट बनाया और इसको ऐसे ही रखा, तो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया, H उसके पास गया, तो प्रोडक्ट बना. इसको पहले लिखते हो, है ना, CH3 CO के साथ H, और C का जो ये है इसको नीचे ला दो, C6H5, और ये बन गया CH इसको ऊपर ले दो, डबल बॉन्ड O एंड H. अब फ्यूचर में अगर इसका मन किया, अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसमें अल्फा बीटा दे रखा है? नहीं, ऑप्शन में कंडेंसेशन नहीं किया हुआ. तो यानी कि अगर मैं इसको ओपन अप करूं और C6H5 इधर लगा दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा.
C6H5 इधर आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन के एक साइड OH है, एक साइड CH3 है, ये फिर CH2 है, ये C डबल बॉन्ड OH है। देखो तो ये नहीं बना, इज इट सो और नॉट? चेक करो एक बार, C6H5 वाले के साथ CH3NOH अगर है, नहीं, ठीक जी है। है। अभी दूसरे भी प्रोडक्ट बनाएंगे, ये तो मैंने अभी एक बनाया है, C6H5 के साथ C डबल बॉन्ड हो, ये दो कैसे दे दिए इसने? मैंने तो नहीं गलत लिख दिया, दो पे तो हो ही नहीं सकता। चेक इट, हाँ वो बाय मिस्टेक उसने ऐसा किया हुआ है। पहले वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इस तरीके का दिया हुआ है। ये वाला ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें C6H5 मिसिंग है और पहले वाले में C6H5 एक्स्ट्रा है। ये वाले पता क्यों, कब क्यों बताएगा ये कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मैं इसको 1 दे दूं, अगर मैं इसको 2 दे दूं, तो ये 2+2 प्रोडक्ट है इसका, पता है ना तुम्हें ये 1+1 2+2 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। अच्छा पहले बताओ पता है भी है कि नहीं, किसके 1+1 भी बनता है, 2+2 भी बनता है, दिस एंड दैट। यस मैम। ठीक है, तो ये 2+2 प्रोडक्ट है और ये 1+1 प्रोडक्ट है। अब ये एक प्रोडक्ट हमने बना लिया, अब ये प्रोडक्ट दूसरा देखो कैसे बनता है। अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी बना के दिखा सकती हूँ। ये कौन सा प्रोडक्ट था नंबर, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ये D नंबर था, ठीक है। आप देखो C नंबर कैसे बना, एक तो ये पेज बड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। C में उल्टा कर दो बेटे, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये पहले तुमने किसका एनोलेट बनाया था, इसका, अब एनोलेट बनाओ इसका और अटैक करवाओ इस पे। तो पहले इसको लिखेंगे इधर से, CH3CO के साथ H यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O, ये है तुम्हारा B प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन से वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। ये वाले जो दो प्रोडक्ट थे, पहला और दूसरा, ये बोलते हैं इनको सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, जिसमें दूसरे से इन्होंने किया ही नहीं। सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट 2+2 और ये सेल्फ कंडेंसेशन 1+1, ये दो प्रोडक्ट मैंने आपके बना दिए। अब जो आपका प्रोडक्ट नंबर C D था, D में हमने एनोलेट किसका बनाया था, D में हमने एनोलेट इसका बनाया था, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड से हमने एनोलेट बनाया था। दूसरा, यहाँ पे हमने एनोलेट किसका बनाया है, यहाँ पे हमने एनोलेट बनाया है कीटोन का। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, विच इज हैविंग द मोर चांसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन। Here there are the more chances of the delocalization. Chances of the delocalization. Delocalization. इसमें बहुत ज्यादा डीलोकलाइजेशन के चांसेस हैं। ये यहाँ जाके यहाँ भी जा सकता है और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर से भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब ये इसके साथ भी कंजुगेशन में है, ये इसके साथ भी कंजुगेशन में है, तो इसमें जितना डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का उतना स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट, यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होगा इसका माइनर प्रोडक्ट और ये वाले जो दो प्रोडक्ट हैं बाकी ये इसके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेंगे,
जो हमने ऑप्शन नंबर 1 में बनाए हैं, ए और बी, ए और सी में है। ये इसका सिंपल जो एल्डोल कंडेंसेशन करते हो और इसका आपस में करते हो वो बनेंगे, वो इसके मेजर प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो इफ देर आर द मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट या मोर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। इज दैट क्लियर? कोई बच्चा क्लास में इस बैच में ऐसा तो नहीं है जिसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करना आता? नहीं बोल रहे हो तो इसका क्या मीनिंग समझा जाए? कितने बच्चे हैं जिनको एल्डोल कंडेंसेशन करना ही नहीं आता है? एल्डोन कंडेंसेशन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए पहली बात तो, और सेम मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं और एक आपका क्रॉस एल्डोल भी होता है। क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एक आपका इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल भी होता है। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में से ही हो जाता है एल्डोल। तो लेट्स चेक इट आउट, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखो। ये देखो, ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये तो सब बच्चों को पता है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड के साथ दूसरा जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेना है ना, उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक होता है बेटे। क्यों एसिडिक होता है? पहले तो अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा उसको बोलते हैं जो कार्बोनिल कार्बन के बिल्कुल साथ है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है? क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट देता है, माइनस एम इफेक्ट देता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये इससे खींचेगा तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो जब ये एसिडिक हो जाएगा तो ये H+ चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एनोलेट फॉर्मेशन होता है। वेट अ मिनट। तो इसका एनोलेट फॉर्मेशन कैसे होगा? पहले तो इसका एनोलेट फॉर्मेशन होगा CH2 विद द नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH एंड देयर इज अ H+। तो पहले तो ये इसका एनोलेट बना लेना है। और एनोलेट बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि एनोलेट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। देखो, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड और C ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव। तो ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए एनोलेट बनता है। ठीक है, तो जब आपका एनोलेट बन गया तो दूसरे वाले पे इसका अटैक करवा दो। यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा। अटैक तो तुम्हें करवाना आता ही है। CH3CO के साथ क्या चला गया? पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये H को इसके साथ करके लिख लो, बाकी इस पे नेगेटिव जाएगा। अब नेगेटिव कौन है? ये CH2 वाला। तो दिस इज अ CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये हो गया। तो इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं? कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओल भी है। तो ये तो कई बार तो ये प्रोडक्ट दिया होता है, कई बार इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी दिया होता है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट हीट करने से आता है, और वो हीट कैसे करते हैं? वो हीट ऐसे करते हैं कि एक OH नेगेटिव यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, और ये वो प्रोडक्ट है जो 1+1 था, जो पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं करेक्ट किया। ऐसे ही कीटोन का भी काम हो सकता है, कीटोन भी 2+2 देंगे, सेम मेथड। अब पीछे मैंने जो क्वेश्चन किया है वो 1+2 थे, मतलब एक एल्डिहाइड था और एक कीटोन था। तो उसमें से हमने कीटोन वाले को मेजर प्रोडक्ट बोला है, क्योंकि उसमें जो एनोलेट फॉर्मेशन होता है ना, उसके एनोलेट फॉर्मेशन में डीलोकलाइजेशन के चांसेस बहुत है। अगर मैं इस तरह से एनोलेट बनाती हूँ या मैं इस तरह से एनोलेट बनाती हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं एनोलेट बनाऊंगी तो ये इधर से भी डीलोकलाइजेशन है, इधर से बेंजीन रिंग के साथ भी डीलोकलाइजेशन है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर था, दूसरे वाला माइनर था। तो जिन बच्चों को नहीं क्लियर है एक बार इसको देख लेना। फटाफट से हम अगला क्वेश्चन करें। वी हैव टू वाइंड अप दिस पेपर टुडे। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी जल्दी से करना। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for a cell is 2 volt
Go for it. Very easy question. Quickly. Yes, done. ये तो इजी क्वेश्चन है, करो कैलकुलेशन जल्दी. Yes, I have got the one answer. Let me check whether this option you are sending is a correct or not. Question number is 26. Mansi, correct. And Kaushik, if you have sent this one, this is correct. E naught of cell कितना आया भाई तुम लोगों का? At equilibrium क्या होता है? At equilibrium एक ही कंडीशन वैलिड है दुनिया में. Delta G is equal to 0. और डेल्टा G is equal to NF E सेल होता है. तो E सेल equal to 0. तो अगर लास्ट इक्वेशन लगाओगे तो E सेल is equal to E naught of cell minus 0.0591 by N log of मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख देती हूँ, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 by n log of K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. E नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में 2 वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है 0.0591 by n की वैल्यू तुम्हें पता ही है. तो log of K निकालने में तो 2 into 2 4 divided by 0.0591, ठीक है, इज इक्वल टू log of K. ये वाला log है बट इसको मुझे 2.303 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये एंटी लॉग हो जाएगा. मैंने एंटी लॉग से क्यों डिवाइड किया आई विल टेल यू. ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0591 ये ln ऑफ k हो जाएगा. मैंने ln से इसलिए डिवाइड किया है
कि जितना भी तुम्हारा आंसर आता था ना वो ई की पावर आता था, और ई हमेशा एल एन का रिवर्स होती है। अगर तुम्हारा आंसर 10 पावर आता होता तो वो एल ओ जी का रिवर्स होती है। तो अब क्या आएगा, लॉग उधर जाके ई बन गया, बस इतनी कैलकुलेशन करनी थी। 2.303 अपॉन 0.0591। अब जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट ही होगा, तो इसका कैलकुलेट करके आता है, हाँ इसमें आर ये 0.0591 की जगह पे ना आपको इजी कैलकुलेशन दिया हुआ है उसने। आर को 8.314 ना रख के 80 दिया हुआ है, टेम्परेचर को कुछ दिया हुआ है, तो आप वो रख के करके देख लेना एक बार। तो अप्रोक्सीमेट जो तुम्हारा आंसर आएगा वो e⁻160 आएगा। तो इफ इट इज मैंडेटरी कि इस क्वेश्चन में एलओजी मत करना, एलओजी करोगे तो 10 से आंसर आएगा। इज दैट करेक्ट? अरे समझ में आ गया बेटा? Yes, Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन पढ़ ही देती हूँ, 27 नंबर, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है, एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिटल ऑफ द हाई एंगुलर मोमेंटम स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एंगुलर मोमेंटम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसका हाई एंगुलर मोमेंटम है वो दूर रहेगा न्यूक्लियस से इन कंपैरिजन टू जिसका लोअर एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। अब देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्लोज टू द न्यूक्लियस हो तो वो एस में होगा, पी में होगा, डी में होगा, एफ में होगा। ये हो गया क्लोज, ये हो गया अवे। ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम को मैं एल लिख देती हूँ, दैट इज अ बेटर। जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है? वो स्मॉल एल पे डिपेंड करता है। तो एल इसके लिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जिसका एल ज्यादा है वो दूर होगा, जबकि उसने उल्टा लिखा हुआ है, उसने बोला जिसका एल ज्यादा है वो पास होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर, size of the orbital is inversely proportional to the azimuthal quantum number. वो size is एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है अगर, तो साइज ऑफ एन ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम 3s में s की वैल्यू छोटी है तो उसका साइज छोटा होगा और f हाईली डिफ्यूज होगा। बिल्कुल सही है ये। तो सी देख लेते हैं। वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम जो है वो कह रहा है NH/2π होगा। ठीक है जी, ये भी ठीक है। डी देख लो, द प्लॉट ऑफ द साई वर्सेस आर फॉर द वेरियस एजीमुथल क्वांटम नंबर शोज अ पीक शिफ्टिंग टुवर्ड द आर वैल्यू। साई का जब आर से प्लॉट करते हो तो पीक जो है आपकी शिफ्टिंग टुवर्ड द peak shows the shifting toward the higher R value। ठीक है, वो भी ठीक है। तो सेकेंड नंबर में और थर्ड बस यही पूछा हुआ था इसने कि क्या नहीं करेक्ट है इसमें। 28 नंबर, pH ऑफ द रेन वाटर इज, मैं ऑप्शन दे देती हूँ शायद उससे एस्टिमेशन लगा लो। 7.5, 6.5, 5 ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भाई टेबल एनसीईआरटी का जिसने पढ़ रखा है उसको आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। रेन वाटर की पीएफ कितनी होती है भाई? पीएच 3.5 से लेके 5.6 तक होती है। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सही है, सही है, सही है। कोमल का भी सही है। ठीक है। 29 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है मानसी, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर हैज द FCC यूनिट सेल। चलो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा जाने वाला क्वेश्चन है। 29 and 23 विल डू इन अ नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 29 और 30 को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रेस्ट ये पेपर कंप्लीट है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट Thank you, क्लास। ma'am.
वो भी कंप्लीट होना पेंडिंग है, योर दिस वन